आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक को। इसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। टॉपिक का नाम है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। सबसे पहले ना यूएसएसआर का आप फुल फॉर्म लिख लीजिए। लिखिए यूनाइटेड, है पेंसिल ना, लिख लो काम देगा। यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, याद रखिएगा इस बात को। एक बार फिर से आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। इसका है पूरा फुल फॉर्म यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, याद रहेगा। यूएसएसआर से यू यूनाइटेड के लिए शुरू वाला यूनाइटेड के लिए, और आर रिपब्लिक के लिए, और यहाँ पे पहला एस है किसके लिए, सोवियत के लिए, और दूसरा सोशलिस्ट के लिए। तो हो गया यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, अब ये क्या था इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन टॉपिक को पहले समझिए क्या कहना चाह रहा है इस टॉपिक में। टॉपिक ये कहना चाह रहा है कि हालांकि देखो रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ वो तो केवल रसिया में ही हुआ। जैसे हम लोग पहला चैप्टर पढ़े फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो वो केवल फ्रांस में हुआ था, यानी कि फ्रांस में हुआ था। उसी प्रकार से रशियन रेवोल्यूशन केवल रसिया में हुआ था। लेकिन ये रसिया क्या है, एक यूरोपियन कंट्री है ना। यूरोप एक बहुत बड़ा हमारा कंटिनेंट है, उसके अंदर पाया जाने वाला रसिया एक कंट्री है जो कि बहुत बड़ा कंट्री है ना। तो हालांकि रशियन रेवोल्यूशन हुआ तो केवल रसिया में ही हुआ ना। हालांकि इसका प्रभाव थोड़ा सा रसिया के बगल बगल वाले कंट्री में भी देखने को मिला, लेकिन ना के बराबर मान के चलिए आप। अभी आप फिलहाल ये मान के चलिए कि जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ वो रसिया के अंदर ही हुआ, रसिया में हुआ। ठीक है, तो रसिया में रशियन रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस बाकियों जगह पे क्या पड़ा, ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि सबसे पहला यदि कहीं पे डेमोक्रेसी के लिए आज़ादी लड़ाई लड़ा गया तो वो फ्रांस में लड़ा गया, लेकिन उसका परिणाम ये निकला कि उसको सीख के आज भारत में भी डेमोक्रेसी है। यानी कि भारत में डेमोक्रेसी का आइडिया कहाँ से आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आया था। उसी प्रकार से हम लोग इसमें ये देखेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन का ग्लोबली इन्फ्लुएंस क्या पड़ा, यानी कि रशिया के अलावा बाकी कंट्री पे या फिर बाकी कंटिनेंट पे उसका क्या असर देखने को मिला, ये भी हम लोग देखेंगे। और दूसरा यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यूएसएसआर के बारे में। ठीक है, अच्छा पहले ना हम यहाँ पे यूएसएसआर बता देते हैं क्या होता है। देखिए आपको मालूम है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1914 से लेकर 1918 था। ठीक है, इसमें हमारा रसिया भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, यहाँ पे ना रसिया जिस पावर में था वो पावर ना जीत जाता है, वो पावर लड़ाई को जीत जाता है। ठीक है, उसके बाद 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, और 1922 में, याद रखिएगा इस डेट को, 1922 में, हालांकि रसिया ना पहले से ही एक रशियन एम्पायर था। हमने आपको पहले वाले क्लास में ही बताया था कि यहाँ पे हम लोग जो रसिया आज देखते हैं उस रसिया के बारे में बात बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये रसिया किसके बारे में हो रहा है, जो कि आज से बहुत समय पहले एक एम्पायर हुआ करता था। यानी कि आज के रसिया जो आप वर्ल्ड मैप में देखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा हमारा रसिया था। उसके बारे में इस चैप्टर में पूरा बात हुआ है, याद रहेगा। तो 1922 में जो कि रसिया पहले से खुद बड़ा था, उस बड़े वाले रसिया ने और छोटे छोटे कंट्री को आपस में इकट्ठा कर लिया। समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको ग्रेजुएशन तक मिलता है यूएसएसआर क्या था। ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, और जब तक ये बताएंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। तो यूएसएसआर क्या था बेसिकली, समझिए ध्यान से, कि जो रसिया पहले एक रशियन एम्पायर था, जो हम लोग इस चैप्टर में भी बात किए हैं, जो कि बहुत बड़ा था, है ना। तो उतना बड़ा एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो जीत भी गया। ठीक है, ध्यान में इस बात को याद रखिएगा। और जब 1922 का डेट आया तो 1922 में ये रसिया क्या करता है ना, अपने साथ और बाकी छोटे छोटे कंट्री को मिला लेता है, और मिला लेने के बाद वो रसिया अब रसिया नहीं रहता है, बल्कि उसको एक कॉमन नेम दे देता है यूएसएसआर, फुल फॉर्म यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। जैसे यदि आप आज देखेंगे तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक सिंगल कंट्री है क्या? नहीं, वो बहुत सारे कंट्री को, छोटे छोटे कंट्री को मिला के बना है। उसी प्रकार से उस समय पे रसिया ने 1922 में क्या किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद अपने साथ बाकी छोटे छोटे कंट्री को मिला लिया था, और उस समय पे रसिया नहीं था, उस समय पे यूएसएसआर था।
लेकिन बाद में 1991 शायद डेट है, 1991 में इसको ना पूरी तरीके से अलग कर दिया गया, यानी कि यूएसएसआर को ब्रेक कर दिया गया। इसके पीछे भी बहुत लंबा हिस्ट्री है, इसके पीछे अमेरिका का हाथ था, क्या कुछ था उसके बारे में आपको उतना नहीं पढ़ना है, ये बहुत आगे का हिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 1922 में यूएसएसआर बनता है, जिसमें रसिया अलग अलग कंट्री को अपने साथ मिला लेता है, कॉमन नाम दे देता है क्या, यूएसएसआर। और 1991 में यूएसएसआर ब्रेक हो जाता है और हर एक कंट्री अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाता है। और जिस रसिया को आप देखते हैं वर्ल्ड मैप में आज के समय में, वो रसिया टूटा हुआ है कब, 1991 में, ठीक है। हाँ, वो जो रसिया आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैप में येलो कलर में, वो आज का रसिया है जो कि 1991 में टूट के बना हुआ है। देखो वो टूट गया फिर भी कितना बड़ा है, कंट्री के मायने में कितना बड़ा है वो, समझ में आ रही है बात। तो ये बात था हमारा यूएसएसआर के पीछे। अब तो यूएसएसआर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं कि आखिर रशियन रेवोल्यूशन का क्या ग्लोबली इन्फ्लुएंस हम लोगों को देखने को मिला। सबसे पहला लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज in Europe did not wholly approve of the way the Bolsheviks took power। देखिए यहाँ पे बात हो रहा है रशियन रेवोल्यूशन रशिया में हुआ, ठीक है, लेकिन अभी भी फिलहाल तो बहुत सारे कंट्री हैं रशिया के अलावा, है ना। जब हम पूरे यूरोप का बात करें तो रशिया में जिस तरीके से बोल्शेविक पार्टी पावर में आया, हालांकि बोल्शेविक पार्टी रशिया में जब पावर में आया तो बहुत सारे उन्होंने गलत हथकंडे भी अपनाए थे, हमने आपको बताया भी था, और बहुत सारे अच्छे अच्छे हथकंडे भी उन्होंने, हथकंडे नहीं कह सकते हैं, यानी कि बहुत सारे गंदे काम करके भी वो पावर में आया और बहुत सारे अच्छे काम भी उन्होंने किए थे, ठीक है। यानी कि दोनों को मिला जुला के बोल्शेविक पार्टी रशिया में आ गया और वो वहाँ पर रूल करने लगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो यूरोपियन कंट्री थे ना, वो बोल्शेविक पार्टी के इस रवैये को पसंद नहीं कर रहा था। उनको लग रहा था कि ठीक है बोल्शेविक पार्टी रशिया में अपना गवर्नमेंट बना तो लिया, लेकिन इसका तरीका गलत है। अब बिल्कुल गलत भी था, बहुत मायने में गलत भी था, बहुत मायने में सही भी था। याद कीजिए बोल्शेविक पार्टी हमेशा वर्कर्स के लिए आवाज़ उठा रहा था, है ना, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं वो गलत हथकंडे भी अपना रहा था, है ना। तो इसी रवैये को अलग यूरोपियन कंट्री ने पसंद नहीं किया, कहा कि नहीं रशिया में जो हो रहा है ना, ठीक है अच्छा बात है, वहाँ पे वर्कर्स के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है, लेकिन बोल्शेविक पार्टी जिस तरीके से काम कर रहा है वो गलत तरीका है, ठीक है। ये चीज़ पहला पॉइंट है। उसके बाद आगे कहा गया है, हाउएवर लेकिन द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्कर्स स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे एक तरफ कहा जा रहा है कि बाकी यूरोपियन कंट्री ने बोल्शेविक पार्टी के इस रवैये को गलत साबित किया, उन्होंने साथ नहीं दिया, यानी कि गलत कहा कि गलत कर रहा है वो। लेकिन एक बात बताइए, ठीक है चलो कुछ देर के लिए भी मान लो कि बोल्शेविक पार्टी ने रशिया में गलत तरीके से वो पावर में आया, ठीक है, मान लो कुछ देर के लिए, लेकिन बोल्शेविक पार्टी ही वो पार्टी था ना जिसने वर्कर्स के डिमांड को उठाया। तो आप बोल्शेविक पार्टी को गलत कैसे कर सकते हो, बात समझ में आ रही है। चलो आप गलत सही यदि करना भी चाहेंगे तो 30% यदि वो गलत है तो 70% वो सही भी है, क्योंकि शुरू से हम लोग रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे बुरा कंडीशन यदि रशिया में किसी का था तो वर्कर्स का था, और वर्कर्स के लिए हमेशा लड़ाई लड़ा बोल्शेविक पार्टी ने। तो यदि यहाँ पे हम लोग सही गलत करना चाहेंगे तो 30% बोल्शेविक पार्टी बिल्कुल गलत है, लेकिन 70% वो सही भी है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि तरीका बोल्शेविक पार्टी का कुछ भी हो पावर में आने का, लेकिन उन्होंने एक जो है ना वर्कर्स स्टेट बना दिया रशिया को, मतलब कि वहाँ पे वर्कर्स का पावर अब चलता है। तो अच्छा काम किया उन्होंने, ठीक ठाक काम किया, है ना। आगे बढ़ते हैं। इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वेयर फॉर्म्ड लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब देखिए याद कीजिए बोल्शेविक पार्टी को क्या नाम दे दिया गया था, दी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, याद आ रहा है। रशियन कम्युनिस्ट पार्टी क्यों, क्योंकि वो रशिया का था, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी क्यों, क्योंकि याद कीजिए व्लादिमीर लेनिन किसके सपोर्टर थे, कार्ल मार्क्स के, और कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े हमारे फिलोसोफर थे, बहुत बड़े वो सोशलिस्ट थे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के रशियन सोशलिस्ट पार्टी कर दिया गया था, जो कि हम लोग अपने पिछले कुछ क्लासों में पढ़ चुके हैं, है ना। तो उसी प्रकार का कम्युनिस्ट पार्टी भी जो है अब पूरे यूरोप में धीरे धीरे बनना शुरू हो गया। मतलब कि अब जो भी पार्टी यूरोप में बन रहे थे वो पार्टी एक सही रास्ते में काम करने के लिए बन रहे थे,
बात समझ में आ रही है? जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में भी कम्युनिस्ट पार्टी बना था, यानी कि हर जगह पे कम्युनिस्ट पार्टी अब बनना शुरू हो चुका था। कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, आपको उतना डाउट हो तो सिंपली याद रखो वैसा पार्टी जो कि अब अच्छे तरीके से काम करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे ना यूरोप में 2 मेजर कंट्री ने पावर हासिल कर लिया, यानी कि अपने लिए उन्होंने अच्छा रास्ता ढूंढ लिया जीने का। पहला फ्रांस, दूसरा रसिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने फ्रांस के बारे में पढ़ा, रशियन रेवोल्यूशन में आपने रशिया के बारे में पढ़ा। तो जब ये दोनों कंट्री ने अपने यहाँ पे इक्वालिटी साबित कर दिया, फ्रीडम साबित कर दिया, डेमोक्रेसी जैसा स्थिति ला दिया, तो बाकी कंट्री भी अपने आप इंस्पायर हो गए। उनको लगने लगा कि नहीं, हमको भी अपने यहाँ पे ऐसा करना है, और उसी से इंस्पायर हम लोग भी हुए हैं, इंडिया वाले भी। तो हर जगह पे अब अच्छा अच्छा पार्टी बनने लगा, अच्छे अच्छे लोगों के विचार सामने आने लगे, हर तरीके से आप कह सकते हैं कि अच्छा काम अब हो रहा था। आगे बढ़ते हैं फिर। द बोल्शेविक इनकरेज्ड कॉलोनियल पीपल्स टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जो हमारे बोल्शेविक पार्टी थे और बोल्शेविक पार्टी में जो लोग थे, उन सारे लोगों ने कॉलोनियल पीपल को इनकरेज किया। कॉलोनियल पीपल को इनकरेज करने का मतलब ये है कि जहाँ पे किसी का शासन चलता था तो उस शासन से कैसे हट के लड़ाई करना है, कैसे वहाँ पे डेमोक्रेसी लाना है, कैसे अपने हक के लिए लड़ना है, कैसे इक्वालिटी के लिए लड़ना है, कैसे फ्रीडम अचीव करना है, इन सारे चीज़ों को अचीव करने के लिए बोल्शेविक पार्टी अब घूम घूम के लोगों को इनकरेज करने लगे कि भाई जिस प्रकार से हमने रसिया में इक्वालिटी साबित किया, अपने डेमोक्रेसी को हमने लाया, उसी प्रकार से आप भी काम करो, आप भी अपने राजा महाराजा जो भी है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, प्रोटेस्ट करो, रेवोल्यूशन करो, अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी ला लो। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे बोल्शेविक पार्टी अब लोगों को इनकरेज कर रहा है कि आप भी इस प्रकार से करो और आप भी अपने यहाँ पे ये समानता वाला भाव लाओ, डेमोक्रेसी लाओ, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद मैनी नॉन रशियंस फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट 1920। अब देखिए मेरे बात को यहाँ पे ध्यान से। मैनी नॉन रशियंस, मैनी नॉन रशियंस का मतलब जो कि रशिया के नहीं है ना। फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर मतलब कि बेसिकली यहाँ पे ना आप कह सकते हैं यूएसएसआर के जो नहीं है, रशिया के साथ जिन्होंने जो कंट्री आपस में मिल गए थे वो था हमारा बेसिकली यूएसएसआर, है ना। जो उसके नहीं थे उन लोगों ने भी, यानी कि अलग अलग कंट्री के लोगों ने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट, ये एक प्रोग्राम था। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट ये एक प्रोग्राम था, उसमें अलग अलग प्रकार के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और ये प्रोग्राम बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक तरीके से डेमोक्रेसी के लिए था। लोगों को इकट्ठा करके बताना है कि कैसे डेमोक्रेसी को लाना है। ये एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम था जो कि 1920 में हुआ था। फिर आपके मन में सवाल आया होगा कि सर यूएसएसआर तो 1922 में बना, तो फिर ये कॉन्फ्रेंस 1920 में हो रहा है, लेकिन आपने यहाँ पे यूएसएसआर का जिक्र कर दिया। 1920 में तो यूएसएसआर बना भी नहीं था। सवाल होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे बिल्कुल 1920 का बात हो रहा है, लेकिन यूएसएसआर हमारा 1922 में बना, है ना। लेकिन यहाँ पे एक तरीके से आपसे कहा जा रहा है कि बुक में जो लिखा गया है कि उस समय पे यूएसएसआर में जो भी थे, मतलब उसके बाहर के लोग 1920 में आए थे, बाद में जो उसके अंदर में आ गए वो तो आ ही गए यूएसएसआर में, ठीक है। आगे, द बोल्शेविक फाउंडेड एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज कॉल्ड कमिटन। यहाँ पे अब बोल्शेविक पार्टी क्या करता है, ध्यान से देखिए। बोल्शेविक पार्टी यहाँ पे एक इंटरनेशनल यूनियन बनाता है ऑफ बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे बोल्शेविक वाले जो भी हमारे पार्टी थे या फिर बोल्शेविक के जो सपोर्टर्स थे, बड़े बड़े जो लीडर थे, उन्होंने एक इंटरनेशनल यूनियन बनाया। इंटरनेशनल यूनियन का मतलब है कि दुनिया के हर एक प्रकार के लोग इसमें आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये जो यूनियन था वो किसके, मतलब क्या था, वो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी के लिए था। मतलब ये हो गया कि वो इंटरनेशनल यूनियन में वो लोग शामिल हो सकते थे जो कि बोल्शेविक के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। और बोल्शेविक आइडियोलॉजी ठीक ठाक था भाई, है कि नहीं। वो इक्वालिटी चाहता था, तो जो उसके आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं वो इस इंटरनेशनल यूनियन में आए, बात करे, अपने यहाँ पे अच्छी तरीके से काम करे, है ना। और इस इंटरनेशनल यूनियन को, यानी कि अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, उन्होंने इनको क्या नाम दिया, कमिटन नाम दिया। याद रखिएगा, पूछे
कि बोल्शेविक पार्टी के द्वारा जो कमिटन बनाया गया था वो कमिटन क्या था। बेसिकली ये कमिटन एक इंटरनेशनल यूनियन था जहाँ पे कि अलग अलग प्रकार के लोग आ सकते थे, डेवलपमेंट के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, एक बदलाव के लिए, फ्रीडम के लिए, इक्वालिटी के लिए बात कर सकते थे। ठीक है, और इसमें बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं, उसमें एक लाइन ये भी जोड़ दीजिएगा कि इसमें बेसिकली वो लोग ज़्यादा आते थे जो कि बोल्शेविक की आइडियोलॉजी से ज़्यादा प्रभावित थे, इनकरेज थे। आगे है उसके बाद, सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द USSR कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। अब यहाँ पे जो हमारा USSR है, यानी कि रसिया के साथ अलग अलग कंट्री जो इकट्ठा मिल गए थे उनको क्या नाम दिया गया था, USSR नाम दिया गया था। तो उस समय पे USSR में कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट नाम का एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी चलता था। समझिए ध्यान से, क्या नाम था, कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट, इस नाम का एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी चलता था। और उस यूनिवर्सिटी में वर्कर्स के बच्चे, पीजेंट्स के बच्चे, हर बच्चे वहाँ पे एजुकेशन ले सकते थे। तो आप बिल्कुल यहाँ पे कह सकते हैं कि अब जो था हमारा रसिया वो बदल रहा था। ठीक है, उसके बाद बाय द 1950s इट वाज फाउंडेड विद इन द कंट्री दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन द USSR वाज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियल्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। लेकिन देखो, कोई भी आदमी जब लगातार सफलता के चीज़ों को छूता रहता है ना, यानी कि जब कोई आदमी लगातार सफल हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में थोड़ा बहुत ना घमंड आ ही जाता है। तो वही यहाँ पे है कि USSR अच्छी तरीके से काम कर रहा था, दुनिया के लिए वो मॉडल बना हुआ था, हर लोग उससे प्रेरणा ले रहा था, इनकरेज हो रहा था कि भाई हमको भी जो है ना USSR के तरह ही बनना है, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है। तो अब USSR को आ गया घमंड। अब यहाँ पे क्या करता है, ये 1950 के आसपास ये ना अपने काम करने के तरीकों को चेंज कर देता है। मतलब कि रशियन रेवोल्यूशन में जो कुछ भी इन्होंने सीखा था वो अपने उस रास्ते से भटक रहे हैं। समझेंगे मेरे बात को ध्यान से, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं हम, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि रशियन रेवोल्यूशन से जो भी इन्होंने सीखा था कि जिस रास्ते पे हमको चलना है उस रास्ते से ये लोग भटक रहे हैं, मतलब उस चीज़ को वे फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। तो कुछ समय के लिए जो USSR था अब उसमें दरार आने लगा था, क्योंकि वो अब उस तरीके से काम नहीं कर रहा था जिस तरीके से वो शुरुआत में कर रहा था। जब USSR 1922 में बना था उस समय पे ये बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता 1950 के आसपास, हम ये कह सकते हैं 1950 के आसपास, उसके काम करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव आ गया, यानी कि घमंड आ गया, अलग तरीके से वो अब काम करने लगे, है ना। और यही कारण बनता है कि 1991 में USSR ब्रेक हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे अब समझिए इस बात को, हम थोड़ा सा आगे चीज़ का भी बता देते हैं, क्या है आगे का हिस्ट्री बताते हैं, इसमें थोड़ा सा बताएंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1922 में USSR बना, पहला बात ये। अब जब कोई चीज़ बनता है तो वो कोशिश करता है कि हम लोगों को अपना 100% दें, है कि नहीं, ताकि लोग हमारे ऊपर विश्वास करें। तो ऑब्वियस ये बात है कि 1922 में जब USSR बना, रसिया ने अपने आसपास के कंट्री को अपने साथ मिलाया और नाम जब अपने ऊपर लगा लिया टैग USSR का, तो बहुत अच्छा काम कर रहा था। लेकिन 1950 आते आते तक जो है ना उसका रवैया बदल गया, काम करने का तरीका बदलने लगा, जो कि अलग अलग कंट्री को पसंद नहीं आने लगा। यानी कि अब यहाँ पे आइडियोलॉजी डिफरेंट हो रहे हैं हर एक कंट्री के। क्यों हो रहा है, क्योंकि USSR में काम ही गलत तरीके से होने लगा, घमंड आ गया उसको, है ना। तो अब यहाँ पे अलग अलग कंट्री जो उसके साथ जुड़े हुए थे, USSR में जो शामिल थे, उनके पास आइडियोलॉजी अलग अलग हो गए। और यही कारण बनता है 1991 में कि हर एक कंट्री जो है USSR से अलग होना चाहता है। और 1991 में USSR से हर एक कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपने आप को तोड़ लेता है उस संगठन से, कहता है कि नहीं अब हम अपना कंट्री अपने से चलाएंगे, हमको रसिया से कोई मतलब नहीं है। ये होता है 1991 में, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था आगे, हाउएवर इट वाज अ बैकवर्ड कंट्री बट नाउ हैड बिकम अ ग्रेट पावर। इस बात को ध्यान में रखिए कि जिस समय हमारा USSR बना उस समय पे थोड़ा सा जो है ना वो पीछे चल रहा था, यानी कि उतना तरक्की उसमें नहीं था। लेकिन आज देखा जाए तो USSR में जितने भी हमारे कंट्री शामिल थे वो सारे के सारे कंट्री आज बहुत अच्छे पावर में है। जैसे मान लीजिए जिस समय पे हमारा USSR में था उस समय पे कंडीशन थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा भी था, कुछ लोग, कुछ कंट्री ठीक थे, कुछ कंट्री गड़बड़ चल रहा था, लेकिन ये बैकवर्ड था। लेकिन यदि आज देखा जाए आज के समय में, तो जो कंट्री हमारे USSR में शामिल थे वो कंट्री आज ठीक ठाक से अपना कंट्री चला रहे हैं, यानी कि अच्छा खासा पावर उनके पास आज है, ठीक है। आगे, इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप एंड द पावर वेयर बिंग एंड द पुअर वेयर बिंग फेड। अब यहाँ पे
जितने भी कंट्री यूएसएसआर में शामिल थे उनको यदि आज के रेट में आप देखेंगे तो उस कंट्री में आज एग्रीकल्चर अच्छा सा डेवलप हो चुका है, इंडस्ट्री वहाँ पे अच्छे से है, वहाँ के गरीब लोगों को अच्छी तरीके से भोजन मिल रहा है, रहने का घर मिल रहा है, हेल्थ फैसिलिटी, सैनिटेशन, हर चीज़ वहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यूएसएसआर से जब अलग अलग कंट्री अलग हो गए होंगे तो पूरी तरीके से बेघर हो गए होंगे। बिल्कुल गलत है। हर कंट्री आज अपने आप में सक्षम है। ठीक है, हर चीज़ वहाँ पे डेवलप हो गया, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पुअर का कंडीशन हो, हर चीज़ वहाँ पे डेवलप हो चुका है आज। ठीक है, आगे, बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम्स टू इट्स सिटीजन्स एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज। हर चीज़ वहाँ पे ठीक है, लेकिन आज के समय में देखेंगे तो उस कंट्री में ना जो एक चीज़ का कमी है वो है लोगों के फ्रीडम में। समझिए ध्यान से, जितने भी कंट्री यूएसएसआर में शामिल थे वो सब जब अलग हुए 1991 में तो सब कंट्री ठीक ठाक चल रहा था, हर चीज़ वहाँ पे ठीक था, लेकिन हर कंट्री जो है ना लगभग एक चीज़ में पीछे था, वो ये था कि वहाँ के लोगों को वो फ्रीडम नहीं देना चाहते थे। मतलब कि वो हर लोगों को बराबर अधिकार नहीं देना चाहते थे, यही चीज़ का कमी था। बाकी सब चीज़ ठीक था, हर एक कंट्री में ठीक था, बस फ्रीडम वो नहीं देना चाहते थे। उसके बाद और वहाँ पे जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलते थे, मतलब कि कोई काम होना है, डेवलपमेंट का काम होना है, तो उस प्रोजेक्ट को ना गलत तरीके से वो लोग फुलफिल करवाते थे। मतलब कि वर्कर्स को यदि काम करने का मन नहीं है तो फिर भी काम करो, इस प्रकार से। तो आप यहाँ पे ये चीज़ कह सकते हैं कि जो कंट्री यूएसएसआर में शामिल था वो तो ठीक ठाक अपना काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो अलग हुआ वैसे फिर से ही वो अपने वर्कर्स पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद by the end of the 20th century the international reputation of the USSR as a socialist country had declined। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे by the end of the 20th century, 20th century के end, इसका मतलब कोई डेट बता सकता है? 20th century के end, 20th century मतलब 90s, 20th century मतलब 90s, और यहाँ पे 20th सेंचुरी का एंड कह रहा है, मतलब कि 99, 91, 98 इस प्रकार का। और यही समय तो था 1991 जिस समय की यूएसएसआर ब्रेक हो गया था, है ना। तो याद रखेंगे इस बात को, 20th सेंचुरी के एंड में यूएसएसआर का जो रेपुटेशन था वो पूरी तरीके से दुनिया में बदनाम हो चुका था। इस चीज़ के लिए कि अब जो है ना यूएसएसआर में सोशलिज्म का जो आइडियोलॉजी था वो नहीं चलता है। ठीक है, इस चीज़ को लेकर, यानी कि यूएसएसआर 20th सेंचुरी के लास्ट में उसका जो रेपुटेशन था पूरी तरीके से खराब हो चुका था, लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे। ठीक है और यही रीज़न है कि 1991 में यूएसएसआर ब्रेक हो जाता है, हर एक कंट्री अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वेयर रीथॉट इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। यूएसएसआर से हर कंट्री अलग तो हो गया 1991 में, लेकिन हर एक कंट्री में आज भी जो है सोशलिज्म के आइडियोलॉजी देखने को हमको मिल जाते हैं। हालांकि वहाँ के लोगों को फ्रीडम नहीं है पूरी तरीके से, ये मानते हैं हम, लेकिन वहाँ पे सोशलिज्म का जो आइडियोलॉजी है वो अभी भी लोगों के अंदर दिख जाता है। यानी कि लोग अभी भी चाहते हैं कि फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, है ना, प्रॉपर्टी पे सबका बराबर अधिकार हो, वहाँ के लोग आज भी चाहते हैं। और किसी किसी कंट्री में ये है भी, किसी किसी में नहीं भी है। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से दी एंड होता है। आप लोगों में से किसी को भी इस चैप्टर में कहीं पे कोई डाउट रहा है? अभी तो नहीं, बाद में यदि पढ़ेंगे कोई डाउट होगा तो क्लास में आके आप लोग पूछ लेंगे, और ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार कमेंट कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पे किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रहे तो कमेंट करेंगे, और हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।